बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आपके। तो आज मैं अपने 10वें लेक्चर के साथ आपके साथ जो वीडियो लेके आया हूँ। आज हमारा जो टॉपिक है वो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 7 है। इसके अंदर हम स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो के बारे में पढ़ेंगे। इसकी जो है वो चीज़ों को डिस्क्राइब करूँगा मैं आपको। और आप इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें जो है वो किस तरह प्रिपेयर करते हैं और क्या-क्या चीज़ें जो है वो आप इसमें अकाउंट फॉर करते हैं। और जो है वो इसके मेथड्स क्या हैं और किस तरह जो है वो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बनती है। तो ये बेसिकली आज हम अपने लेक्चर के अंदर ये डिस्कस करेंगे। तो चलें लेक्चर शुरू करते हैं हम। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो है वो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो वो ये चीज़ बताती है कि जो कंपनी है वो उसकी कितनी एबिलिटी है कैश जनरेट करने की। तो सबसे पहले तो वो ये जो है उसके अंदर हम जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो क्योंकि इसके स्टेटमेंट के अंदर हम सारी की सारी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो जो कैश से रिलेटेड है उनको मैयर करते हैं। जो अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है उसको अकाउंट फॉर नहीं करते। ये वाहिद स्टेटमेंट है जिसके अंदर हम जो है वो अक्रूवल बेसिस को इग्नोर करते हैं, और जो भी हमारी एडजस्टमेंट्स या वो ट्रांजैक्शन जो नॉन कैश ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको, या वो आइटम्स जिनके अंदर हमारी जो है वो कैश की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, उसको हम इसमें अकाउंट फॉर नहीं करते। और जो बाकी स्टेटमेंट्स होती हैं उसके अंदर जो नॉन कैश आइटम्स भी होती हैं और नॉन कैश ट्रांजैक्शंस भी होती हैं, और उसको हम जब हम उनसे जो है वो जो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसमें से फिर हम उन ट्रांजैक्शंस को एलिमिनेट कर देते हैं जो कि कैश से रिलेटेड नहीं होती। तो ये था बेसिक इसके अंदर जो एबिलिटी ऑफ कंपनी कि कितना वो कैश जनरेट कर सकती है। इसमें अक्रूवल बेसिस को आपने टोटली फॉरगेट कर देना है, और जितनी भी नॉन कैश जो है वो ट्रांजैक्शन है उनको एलिमिनेट करना है ताकि हम जो है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्या है इसका। ऑब्जेक्टिव है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो का कि इसके अंदर हम रिक्वायर होती है इंफॉर्मेशन अबाउट द हिस्टोरिक चेंजेस इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ऑफ एन एंटिटी, कि जो कैश और कैश इक्विवेलेंट्स ऑफ एन एंटिटी है उसके अंदर क्या क्या चीजें चेंजिंग आई हैं ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, ड्यूरिंग द फिजिकल ईयर। तो उसके अंदर वो चीजें हम मैयर करते हैं, और उससे हम ये भी आइडेंटिफाई करते हैं कि हमें जो है वो कहाँ से जो है वो कैश जनरेट हो रहा है। बेसिकली जो हमारी कैश फ्लो के अंदर तीन एक्टिविटीज होती हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज होती हैं और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज होती हैं। तो जितना भी हमारे जो है वो ऑपरेशन से रिलेटेड एक्टिविटीज होती हैं, उससे रिलेटेड ट्रांजैक्शन होती हैं, वो सारी की सारी हम मैयर करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर। जो चीज हम इन्वेस्टमेंट कहीं पे कर रहे हैं, कोई परचेज ऑफ एसेट कर रहे हैं या कोई सेल ऑफ एसेट, या कोई भी मतलब कि हम इन्वेस्टमेंट खरीद रहे हैं या इन्वेस्टमेंट बेच रहे हैं, तो वो हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर आती है। और जितनी भी हमारी ओनर से रिलेटेड या कोई लोन से रिलेटेड या फाइनेंस से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन हैं वो हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर आती हैं। तो हम बेसिकली इसको तीन सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड करते हैं, और हर सेगमेंट को फिर हम एनालाइज करते हैं कि हर सेगमेंट से हमें कितना जो है कैश जनरेट हुआ है, और हम उस कैश को फिर जो है वो बेहतर किस तरह बना सकते हैं। वो फर्दर तो वो डिसीजन मेकिंग है उसके ऊपर, कि जो अब जाहिर सी बात है जो भी स्टेटमेंट प्रिपेयर होती है उसके ऊपर फिर फर्दर एनालिसिस होते हैं, और उसमें हम अब कंपनी के वीक पॉइंट्स और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स देखते हैं। वो हर स्टेटमेंट के अपने अपने जो उसमें एस्पेक्ट्स होते हैं उसमें जज करने के लिए। तो बेसिकली इसके अंदर तीन तरह की जो एक्टिविटीज होती हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। और इसको बनाने के भी दो तरीके होते हैं, एक जो है वो डायरेक्ट मेथड होता है और एक इनडायरेक्ट मेथड होता है। दोनों मेथड के अंदर जो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी है वो हमारी जो है वो सेम रहती है, उसमें कोई जो है वो चेंजिंग नहीं होती। और सिर्फ जो हमारी चेंजिंग होती है वो होती है हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर। इसके अलावा हमारी जो है वो बाकी दोनों जो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज हैं उसमें चाहे हम इनडायरेक्ट मेथड से बना रहे हो चाहे डायरेक्ट मेथड से बना रहे हो। उसके बाद हम ये देख लेते हैं कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स होते क्या हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स मींस कैश जो कि आपके पास इन हैंड है, या आपके कोई डिमांड डिपॉजिट्स हैं या कोई बैंक बैलेंसेस हैं वो आपके कैश में आ जाते हैं। उसके बाद कैश इक्विवेलेंट्स में आपकी जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं जो कि जिनकी वो मैच्योरिटी डेट जो है वो
लेस देन जो 3 मंथ्स है, तो वो वाले जो हमारे जो इन्वेस्टमेंट है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं, उसको हम कैश इक्विवेलेंट्स कंसीडर करते हैं। तो कैश और कैश इक्विवेलेंट्स भी आपने समझ लिया कि कैश जो हमारे पास इन हैंड है या हमारे पास कोई डिमांड डिपॉजिट्स हैं या हमारा जो बैंक बैलेंसेस है वो उसमें आ जाएगा, और कैश इक्विवेलेंट्स में साथ में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स जिसकी लाइफ जो है वो 3 मंथ से कम है, तो वो भी हमारा जो इसी में जो है कैश इक्विवेलेंट्स में उसको हम कंसीडर करते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, कि इसकी हम प्रेजेंटेशन किस तरह करते हैं। मैंने पहले आपको बता दिया कि इसके अंदर बेसिक 3 एक्टिविटीज होती हैं: ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, और इसमें अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है उसके अंदर हम ऑपरेशंस को मेजर करते हैं। ऑपरेशंस के अंदर हमारे जो शॉर्ट टर्म जो एसेट्स होते हैं और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज के अंदर जो चेंजिंग आ रही होती है हमारे रिसीवेबल और पेएबल्स के अंदर, जो शॉर्ट टर्म जो है उसको हम मेजर करते हैं, और वो सारी चीजें हमारी जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आती हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर द प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज। तो ये वो एक्टिविटी जो के मतलब कि बिजनेस के ऑपरेशन चल रहे होते हैं, जिन ऑपरेशन से हम रेवेन्यू जनरेट कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आ जाती हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हमारे लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं। लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज जो आर द एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट नॉट इंक्लूडेड इन कैश इक्विवेलेंट्स। वो इन्वेस्टमेंट जो कि कैश इक्विवेलेंट की डेफिनेशन के अंदर नहीं आती, और लॉन्ग टर्म एसेट, ये दोनों चीजें जो है हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट बनती हैं। और उसके बाद जो हमारी जो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है वो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज के हवाले से, और हमारी जो ऑनर्स के इक्विटी के हवाले से आर द एक्टिविटीज दैट रिजल्ट इन चेंजेस इन द साइज एंड कंपोजिशन ऑफ द कंट्रीब्यूटेड इक्विटी एंड बोरिंग ऑफ द एंटिटी। दोनों चीजें आ गई, इक्विटी भी और बोरिंग, जो कि हम किसी बैंक से ले रहे हैं या किसी और सूरत में जो है वो कोई फाइनेंसिंग हम ले रहे हैं, तो वो हमारी जो है वो इसके अंदर आ जाएगी। तो जैसे नाम से ही उसके जो है वो जाहिर है, आप उसमें जो तीनों के नाम से आप उनकी एक्टिविटीज को देख सकते हैं। जो बेसिक एक्टिविटी है ऑपरेशनल एक्टिविटीज, वो सारी ऑपरेटिंग जो रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज है। इन्वेस्टिंग जिसके अंदर हम अपने एसेट्स एक्वायर करते हैं, एसेट्स परचेज करते हैं, उसको हम मल्टीपल पीरियड के लिए यूज करते हैं कि उससे हम जो अपने ऑपरेशंस को रन कर सकें। और कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट जो हम जो है वो जो कहीं पे हमने की हो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के अलावा, जो कि कैश इक्विवेलेंट की डेफिनेशन के अंदर नहीं आती। उसके आगे चलते अब मैं आपको जो है वो जो एक्टिविटीज हैं उनके अंदर जो ट्रांजैक्शंस आती हैं उनकी मैं कुछ एग्जांपल्स आपको इसके अंदर बता देता हूं। सबसे पहले ऊपर वही आ गया आपका स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, और उसके अंदर फिर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, इन्वेस्टिंग है और फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर वो सारी चीजें जो कि हम जिनसे रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं, वो किसी को वो सेल ऑफ गुड्स से हो रही है, वो किसी को सर्विस रेंडर करने से हो रही है, कोई रॉयल्टी फी आ रही है, कोई कमीशन आ रहा है, कोई भी जो अब रेवेन्यू से रिलेटेड जो बेसिक ऑपरेशन है कंपनी का, उससे रिलेटेड जो रेवेन्यू हमें जनरेट हो रहा है, वो सारा का सारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। उसके बाद पेमेंट्स में के अंदर जो हम सप्लाईज को गुड्स की और सर्विसेज की पेमेंट कर रहे हैं, या हमारे कंपनी के जो एम्प्लॉइज हैं उनको पेमेंट कर रहे हैं। उसके अलावा जो इसके अंदर आएगा, कोई इंश्योरेंस एंटिटी है उसको हम प्रीमियम पे कर रहे हैं, क्लेम्स है, मतलब कैश रिसीव हो रहा है या पेमेंट हो रही है। और उसके अलावा इनकम टैक्सेस हैं, ये सारी चीजें जो है वो, या इंटरेस्ट पेएबल है, ये सारी चीजें जो है वो हमारी किस में आएंगी, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर आएंगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारी जो है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर हमारा जो कैश रिसीव होगा, उसके अंदर कोई अगर हमने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट सेल किया है, कोई इनटेंजिबल एसेट या लॉन्ग टर्म एसेट उसको सेल किया है, और सेल्स ऑफ इक्विटी आर डेट इंस्ट्रूमेंट ऑफ अदर एंटिटी, हमारी एंटिटी का नहीं, किसी और एंटिटी का हमने परचेज किया हुआ था, किसी के शेयर्स परचेज किए हुए थे, किसी का कोई डेट इंस्ट्रूमेंट परचेज किया हुआ था, वो हमारी इन्वेस्टमेंट थी, या कोई ज्वाइंट वेंचर हमने किया हुआ था, तो वो वाली चीजें जो है वो ये अगर हम उसको बेचते हैं तो उससे जो कैश जनरेट होगा वो हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। और सेम एज इट इज इनका हम वाइस वर्सा करने के ऊपर हमने सेल किए थे, नीचे अगर हम इन्हीं चीजों को अक्वायर करते हैं तो उससे जो है वो हमें वो भी हमारा जो है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट बनेगा। और उसके बाद हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आ जाते हैं। तो फाइनेंसिंग में वही मैंने दो चीजें आपको बताई कि अगर आपकी इक्विटी से रिलेटेड और लॉन्ग टर्म लोन से रिलेटेड चीजें होंगी तो वो सारी इसमें आएंगी।
उसमें जो है वो अगर कोई आप शेयर इशू करते हैं, कोई इक्विटी इंस्ट्रूमेंट इशू करते हैं, डिबेंचर्स, लोन्स, नोट्स, बॉन्ड्स, मॉर्गेजेस एंड अदर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म बोरिंग जो है वो अगर आप करते हैं तो ये आपकी रिसीट्स में आ जाएंगी। इसी तरह पेमेंट्स के अंदर आप को रिडीम करते हैं एंटिटी शेयर्स, या अमाउंट बोरो उसको रिडीम करते हैं, या उसके अंदर जो है वो लेसी फॉर अ रिडक्शन ऑफ द आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी को हमने जो है वो फाइनेंसिंग की होती है लीज की, तो उसके अंदर हम अपनी लाइबिलिटी को रिड्यूस करते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें जो हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर आएंगी। उसके बाद नेक्स्ट हम अगले जो है वो स्लाइड पे चल, उसमें हम देखते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मेथड। क्योंकि मैंने बेसिक आपको बताया था कि जो है वो दो तरीके से कैश फ्लो हम प्रिपेयर करते हैं, एक डायरेक्ट मेथड है और एक इनडायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड दोनों के अंदर फाइनेंसिंग और जो है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी उनके अंदर कोई फर्क नहीं है। जस्ट जो फर्क है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर है। तो उसमें क्या फर्क है वो आपको मैं इस जो के अंदर बताता हूँ। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड के अंदर हम जो है वो सिंपल क्या करते हैं, हम जो है वो रिसीट्स और पेमेंट्स का एक अपना जो है वो लेजर मेंटेन करते हैं। उसके अंदर हम डेबिट साइड पे हमारी जो है वो, या उसको ऊपर आप कह लें कि हम सारी की सारी अपनी रिसीट्स ले लेते हैं, और जितनी हमने फॉर द पीरियड हमने पेमेंट्स की होती हैं उसको हम नीचे माइनस कर देते हैं। तो रिसीट्स में क्या चीजें आती हैं हमारी, जो आपने वो चीजों को मद्देनजर रखते हैं कि कौन सी हमारी जो है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड। तो करंट एसेट्स आपके और करंट लायबिलिटीज जो है वो आपकी किससे रिलेटेड है, ये आपके जो है वो इससे रिलेटेड है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से। तो इसके अंदर आपने बेसिकली जो है वो अपने कस्टमर्स और जो है वो जो वेंडर्स है और कस्टमर्स है उनका लेजर मेंटेन करने हैं, और सप्लायर्स को जो आप कस्टमर से रिसीट्स आ रही हैं, कैश रिसीट्स फ्रॉम कस्टमर, उसके बाद कैश पेड टू सप्लायर, कैश पेड टू एम्प्लॉइज, और कैश फ्रॉम ऑपरेशंस आ जाएगा। उसके बाद अगर आपने कोई इंटरेस्ट पे किया वो माइनस हो जाएगा, इनकम टैक्स पे किया वो माइनस हो जाएगा, तो आपका नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ जाएगा। नीचे उसने लिखा भी है, इन डायरेक्ट मेथड देयर नीड टू डिस्क्लोज मेजर क्लास ऑफ ग्रॉस कैश रिसीव्ड एंड ग्रॉस कैश पेमेंट्स। तो इसके अंदर आप ग्रॉस कैश रिसीट्स जो आप बता देते हैं कि ये एक्टिविटी से हमें इतना जो पैसे आए हैं, कस्टमर से हमने टोटल इस साल के अंदर इतने पैसे लिए, इतने हमने सप्लायर को पेमेंट की, इतनी एम्प्लॉय को पेमेंट की, इतना इंटरेस्ट पे किया, इतना इनकम टैक्स पे किया, तो नेट हमारे पास जो है वो बैलेंस आ गया जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। कि हमारे पास जो है वो शॉर्ट कैश है, हमारा कैश फ्लो इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, जो भी उसके अंदर वो आ गया। जो है वो हमें एक्सेस जो कैश जनरेट हुआ ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, या जो हमने जो जो कैश इनफ्लो था वो कम था और आउटफ्लो ज्यादा था, वो इसी से हमें जो यहाँ से पता चल जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। उसके बाद आप दूसरे मेथड में चले जाते हैं, तो उसके अंदर फिर जो हम जो उस ये जो मेथड है इसके अंदर हम जो वो फिगर अपनी उठाते हैं, जो हमारा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस जो वो होता है, प्रॉफिट और लॉस बिफोर टैक्स, एंड देन एडजस्ट इट फॉर द इफेक्ट ऑफ। तो इसमें जो बिफोर जो टैक्स हमारा प्रॉफिट होता है, इनकम स्टेटमेंट से हम वो फिगर उठाते हैं। उसके अंदर सबसे पहले हम एडजस्ट करते हैं वो वाली चीजें जो कि नॉन कैश आइटम्स जो एडजस्ट हुई होती हैं इनकम स्टेटमेंट के अंदर। उसमें क्या चीजें आती हैं, सबसे पहले डेप्रिसिएशन, अनरियलाइज फॉरेन एक्सचेंज गेन और लॉसेस, क्योंकि वो अभी रियलाइज नहीं हुए, तो उसका वो जब तक हमें कैश रियलाइज नहीं होगा तब तक हम उसको एज अ कैश अकाउंट फॉर नहीं करेंगे। और उसके बाद जो आइटम्स एसोसिएटेड विद इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी उनकी भी एडजस्टमेंट करेंगे। और वर्किंग कैपिटल चेंजेस इन्वेंट्रीज के अंदर, ऑपरेटिंग रिसीवेबल के अंदर, पेएबल के अंदर, तो इसकी चेंजेस क्या कि फॉर एग्जांपल हम देखेंगे कि पिछले साल स्टार्ट के अंदर इतना बैलेंस था, अभी जो है वो इतना बैलेंस है, तो दोनों का इफेक्ट के उसके अंदर इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, मतलब कि उससे कैश हमें जनरेट हुआ या जो है वो हमारा और ज्यादा कैश इन्वेस्ट हो गया, तो दोनों का हम बेसिक डिफरेंस जो है वो कैलकुलेट करते हैं। वर्किंग कैपिटल चेंजेस उसके अंदर आपके जो है वो करंट और नॉन जो है वो लाइबिलिटीज भी आ जाती है, और करंट एसेट्स दोनों को जो है वो प्लस माइनस करके आप उसमें वर्किंग कैपिटल चेंजेस जो है वो निकालते हैं। तो बेसिकली इसमें क्या हमने सीखा कि डायरेक्ट मेथड के अंदर हम सिंपल जो करते हैं कि हमने टोटल अपनी रिसीट्स कैलकुलेट कर लेते हैं कि टोटल हमें कितना पैसा जो रिसीव हुआ,
और जो टोटल हमने पेमेंट की हैं उसके अंदर सप्लायर्स को, एम्प्लॉइज को, कोई इंटरेस्ट पे किया, इनकम टैक्स पे किया, ये सारी चीजों को माइनस करने के बाद हम नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो जो है वो निकाल लेते हैं। और जबकि दूसरी तरफ जो इनडायरेक्ट मेथड के अंदर हम पहले फिगर उठाते हैं इनकम स्टेटमेंट से, इनकम बिफोर टैक्स वाली फिगर उठाते हैं, उसमें हम एडजस्ट करते हैं नॉन कैश आइटम्स, उनको एडजस्ट करने के बाद फिर वर्किंग कैपिटल चेंजेस को एडजस्ट करते हैं, और फिर इंटरेस्ट एक्सपेंस और इंटरेस्ट पेबल ये सारी चीजें जो इन्वेस्टिंग से रिलेटेड जो और फाइनेंसिंग रिलेटेड एक्टिविटी से रिलेटेड जो हम पेमेंट्स कर रहे होते हैं या टैक्सेस की पेमेंट कर रहे होते हैं वो भी उसमें माइनस करके हम वहां से जो नेट कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जनरेट करेंगे। तो चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल आपने किस तरह जो है वर्कआउट करनी है कि फॉर एग्जांपल आपके जो रिसीवेबल थे पिछले साल वो 100 रुपए के थे, इस साल 125 के हो गए। इट्स मीन के जो आपने सेल की, जो आपने रेवेन्यू जनरेट किया, जो आपने रेवेन्यू उसमें से आपने मजीद 25 रुपए कहाँ पे जो है वो आपने इन्वेस्ट कर दिए, किसके अंदर, जो आपने कमाया उसके अंदर आपने इन्वेस्ट कर दिए, किसके अंदर, अपने रिसीवेबल्स के अंदर। तो ये आपका क्या हो जाएगा माइनस, आप इसको शो करेंगे कि आपका इनफ्लो जो है वो माइनस। और अगर आपके 125 के थे रिसीवेबल और आप 100 के हो गए तो इस मीन कि आपने करंट पीरियड के कैश के अलावा, करंट पीरियड की अर्निंग के अलावा आपने 25 रुपए पिछली अर्निंग जो आपकी रिसीवेबल थी कस्टमर से वो भी आपने अर्न कर ली, और इसी तरह वाइस वर्सा होगा आपका लाइबिलिटी का भी। तो अगर कहीं पे इस चीज की समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं कमेंट्स के अंदर में, तो उसमें आपको मजीद भी मैं इसके अंदर एक्सप्लेन कर दूंगा। उसके बाद अभी थोड़ा सा इसको मजीद हम जो है वो आपको एक एग्जांपल के थ्रू या एक डायग्राम के थ्रू जो है वो बता देते हैं कि सबसे पहले देखें हमने क्या किया है। हम इनडायरेक्ट मेथड के अंदर अर्नड रेवेन्यू, ठीक है, और इंकर्ड एक्सपेंसेस, अर्नड रेवेन्यू में से इंकर्ड एक्सपेंसेस माइनस करें तो क्या होता है, नेट इनकम आ जाती है। अब इसमें से हम एलिमिनेट करेंगे नॉन कैश रेवेन्यूज को, ठीक है, प्लस उसमें जो है वो नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज और एलिमिनेट नॉन कैश एक्सपेंस, दोनों को एलिमिनेट करेंगे तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हमारे पास आ जाएगा। और डायरेक्ट मेथड के अंदर क्या है कि हमने फ्रॉम सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू कस्टमर, कैश जो रिसीव किया, फ्रॉम रिसीट्स ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड्स और लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट, वो दोनों को प्लस कर लिया, ये हमारी इनफ्लो हो गया। अब आउटफ्लो में हम चले जाते हैं तो उसमें सप्लायर्स को पेमेंट की, एम्प्लॉइज को पेमेंट की, ऑपरेटिंग एक्सपेंस किए, इंटरेस्ट एक्सपेंस किए और टैक्सेस किए, ये सारी की सारी चीजें उसमें से माइनस हो जाएंगी और हमारा जो नेट कैश प्रोवाइडेड बाय द ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकल आएगा। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या फर्क है, इसमें डायरेक्ट में सिंपल हम कहते हैं कि हम सारी की सारी अपनी रिसीट्स और उसमें से अपनी जो है वो ऑपरेशन से रिलेटेड उसमें से अपनी जो पेमेंट्स माइनस कर देते हैं। जबकि इनडायरेक्ट के अंदर हम क्या करते हैं, हम फिगर उठाते हैं इनकम स्टेटमेंट से और वो हमारी अर्निंग होती है, इनकम स्टेटमेंट से अर्निंग बिफोर टैक्सेस उठाते हैं, वो हमारी अर्निंग होती है इस साल का। उसके अंदर फिर उसमें हम देखते हैं कि उसमें से हमारा कैश कितना है, तो उसमें फिर हम एडजस्ट करते हैं नॉन कैश जो रेवेन्यूज को और नॉन कैश एक्सपेंसेस को, और वर्किंग कैपिटल चेंजेस को एडजस्ट करने के बाद हमारे पास जो नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ जाता है। और दूसरी सूरत में जो जो हमारी पेमेंट्स करते हैं और जो हमारी जो रिसीट्स होती हैं उनका सिंपल डिफरेंस है जो है हमारे पास नेट कैश प्रोवाइडेड बाय ऑपरेटिंग। उसके बाद फाइनल एंड पे हमने जो रिकंसिलेशन करनी होती है। रिकंसिलेशन जाहिर सी बात है, जब आप फाइनल तीनों एक्टिविटीज का जो बैलेंस होता है, नेट कैश फ्लो फ्रॉम होता है एक्टिविटीज का, उसको आप जो है वो ऐड करते हैं। उसके अंदर आप जो आपका ओपनिंग बैलेंस होता है उसको एडजस्ट करते हैं, और वो जो आपकी बैलेंस शीट के अंदर क्लोजिंग कैश आ रहा होता है उससे ये फिगर मैच करनी चाहिए। अगर वो उससे फिगर मैच कर जाती है तो इट्स मीन्स कि आपकी कैश फ्लो, आपका जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ठीक है। और अगर आपकी उस फिगर से जो है वो मैच नहीं करती है आपकी ये अमाउंट, तो फिर जो है वो इट्स मीन्स कि आपकी कहीं ना कहीं जो है वो स्टेटमेंट के अंदर गलती है, तो आपने उस गलती को आइडेंटिफाई करना है और उसको पहले करेक्ट करना है, और फिर आपका ऑटोमेटिकली जो है वो उसके अंदर आपका वो मसला हल हो जाएगा।
तो उसमें ये चीज जो है वो आपने खास तौर पे ख्याल रखनी है। एक और चीज मैं दरमियान में आपको पिछली स्लाइड में बताना चाह रहा था, वो स्किप हो गई, उसमें मैं आपको बता दूं कि जितनी भी फॉर एग्जांपल बाजुकात होता है कि मुख्तलिफ एडजस्टमेंट्स भी आती हैं, जिस तरह अगर हमने कुछ सेल किया है एसेट्स और उसके अंदर मैं ये इनडायरेक्ट मेथड की आपको बात बता रहा हूँ कि उसके अंदर जब हम कुछ सेल करते हैं एसेट तो उसके अंदर को गेन हुआ हमें 10 रुपए का फॉर एग्जांपल, तो वो 10 हमने इनकम स्टेटमेंट में एडजस्ट किए होते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, हमने तो जो सेल किया है सर वो हमने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में फुल अमाउंट से शो करना होता है। तो इस वजह से जो गेन या लॉस हमने रियलाइज किया होता है वो ये भी नॉन कैश आइटम्स में आता है, और इसको हमने ऐड या लेस, अगर जो गेन है तो उसको लेस करना है और अगर लॉस है तो उसको ऐड करना होता है प्रॉफिट के अंदर। तो ये आपने चीज याद रखनी है। तो अगर कोई मजीद भी क्वेश्चन होंगे आपके तो उनके भी मैं आंसर आपको दे दूंगा। तो ये एंड पे आपने ये देखना है कि जो आपका तीनों एक्टिविटीज का नेट कैश फ्लो आएगा उसके अंदर आपने ओपनिंग को ऐड करना है। उस ओपनिंग और नेट कैश फ्लो तीनों एक्टिविटी का उसका जो बैलेंस बनेगा वो इक्वल टू होना चाहिए जो आपकी बैलेंस शीट के अंदर जो क्लोजिंग कैश फ्लो बैलेंस आ रहा है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का जो बैलेंस आ रहा है उससे इक्वल होना चाहिए, तो फिर ही आपकी जो स्टेटमेंट एक्यूरेट होगी, अदरवाइज आपकी स्टेटमेंट के अंदर कोई मसला होगा। उसके बाद हम देख लेते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज को हम किस तरह जो है वो प्रेजेंट करते हैं स्टेटमेंट के अंदर। तो कोई भी आप इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर जो भी आप जो है वो ट्रांजैक्शंस है उसकी जो है वो ग्रॉस अमाउंट आपने प्रेजेंट करनी है। आप उसको नेट ऑफ नहीं कर सकते कि मतलब कि इतने का प्लस हुआ इतने का माइनस हुआ तो आप उसको जमा माइनस करके लिख दें, इस तरह नहीं करना। आपने हर चीज को एक लाइन के अंदर एक्सप्लेन करना है, जो आपने इन किया जो आपने आउट किया उसको आपने सेपरेटली मेंशन करना है। और एक्सेप्ट फॉर कोई आप आपने किसी कस्टमर के बिहाफ पे तो पैसे रिसीव कर लेते हैं तो वो जाहिर सी बात है आपके तो पैसे नहीं है, वो इस चीज में नहीं आएंगे। और इसी तरह क्विक टर्नओवर, लार्ज अमाउंट और मेच्योरिटी शोर्स वगैरह भी जो है वो इस चीज में नहीं आएंगे। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि जब भी आप इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में ट्रांजैक्शन पुट कर रहे होंगे तो आपने हर इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन को मेजर करना है, किसी को भी नेट ऑफ करके नहीं लिखना। उसके बाद कुछ इश्यूज हैं जिसमें आपको बता देता हूँ कि फ्यूचर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स और ऑप्शंस और स्वैप्स वगैरह ये किस में आएंगे। ये नॉर्मली जो है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होते हैं, लेकिन किन सूरतों में ये जो है वो नहीं पार्ट होंगे। कॉन्ट्रैक्ट्स हेल्ड फॉर ट्रेडिंग एंड डीलिंग पर्पस ऑपरेटिंग एक्ट, अगर कंपनी का काम ही यही है कॉन्ट्रैक्ट्स लेना और जो है वो उसका जो बेसिक ऑपरेशन ही बेस इस पे करता है तो फिर वो इन्वेस्टिंग का पार्ट नहीं बनेगा, फिर वो उसका पार्ट बनेगा जो ऑपरेशन एक्टिविटीज का। और इसी तरह अगर पेमेंट्स एंड रिसीट्स एज कंसीडर्ड एज फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और अगर जो है वो इसको हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी कंसीडर करें तो फिर उसमें जो है वो जो इसके अंदर पेमेंट्स और रिसीट्स आ रही हैं उसको हम फाइनेंसिंग में ले रहे हैं तो फिर हम जो है वो इसको इन्वेस्टिंग में मैयर नहीं करेंगे, फिर हम इसको जो है वो इस एक्टिविटी को जो है फाइनेंसिंग के अंदर ही मैयर करेंगे। क्योंकि अगर ऑलरेडी हमने इससे रिलेटेड जो पेमेंट्स और रिसीट्स है उसकी जो हम ले रहे हैं उसको हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी है हमारी, उस हम फाइनेंस जनरेट कर रहे हैं इससे, तो फिर हम इसको इन्वेस्टिंग में नहीं लेंगे। तो नॉर्मली आपने देखा कि ये इन्वेस्टिंग का पार्ट है, लेकिन दो सूरतों में ये इन्वेस्टिंग का नहीं होगा। अगर तो आपकी बिजनेस की नेचर जो है वो जो है वो कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह से लेना देना है और इसके अंदर ट्रेडिंग करना है तो फिर जो है वो आप इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लेंगे। और इसी तरह जो है वो अगर आप इसके अंदर जो पेमेंट्स और रिसीट्स को फाइनेंसिंग में ले रहे हैं तो फिर भी आप इसको जो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट। उसके बाद आपके जो इंटरेस्ट हैं या ऑनरशिप के अंदर कुछ चेंजेस आती हैं सब्सिडरी के अंदर जो अदर बिजनेस के अंदर। फॉर एग्जांपल आपने कोई भी इसमें आपको मैं बता देता हूँ क्या हमारे जॉइंट वेंचर होते हैं मुख्तलिफ कंपनियों ने किए होते हैं या हमने एसोसिएशनशिप की होती है, एसोसिएटशिप की होती है, या जो है वो हम जो है वो किसी दूसरी कंपनी के हमने शेयर्स परचेज किए होते हैं, सब्सिडरी जो है वो हमारी होती है कोई दूसरी कंपनी। तो उनके जो ऑनरशिप और इंटरेस्ट के अंदर जो चेंजेस आ रही होती हैं और रिलेटिंग टू कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स होती हैं वो पोर्शन हमने जो है वो
शो करना होता है। द टोटल कंसिडरेशन पेड और रिसीव्ड, अगर कोई भी इससे रिलेटेड हमने कोई कंसिडरेशन रिसीव किया है या पे किया है उसको भी हमने इन डिस्क्लोज करना है। और ये सारा का सारा ये पार्ट जो है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का, ये आपने ख्याल रखना है क्योंकि ये हमारा सारा का सारा इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। कोई भी हम ज्वाइंट वेंचर करते हैं, कोई सब्सिडरी है या कोई हमारी एसोसिएटशिप है, तो ये सारी की सारी उसके अंदर आएंगी। उसके बाद कंसिडरेशन कंसिस्टिंग ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, वो भी हमारा इसका पोर्शन बनेगी। उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स इन द सब्सिडरी और अदर बिजनेस ओवर विच कंट्रोल इज ऑब्टेन्ड, कोई भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो कि सब्सिडरी क्या था उसके अंदर हमने कंट्रोल हमारा बढ़ा है या कम हुआ है, वो भी हमने उसके अंदर अकाउंट फॉर करना है। इसी तरह जो लाइबिलिटीज और एसेट्स हैं उनके ऊपर भी हमारा कंट्रोल कम हुआ है या बढ़ा है, तो उसको भी हमने अकाउंट फॉर करना है। मींस के अगर किसी भी किस्म की हमने कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है तो उसके अंदर कोई भी चेंजिंग आती है उस इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, उस ओनरशिप से रिलेटेड, तो वो उनको हमने इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर जो शो करना है। उसके बाद नॉन कैश ट्रांजैक्शंस हैं, उनको मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि वो इसका पार्ट नहीं बनती। द एक्विजिशन ऑफ एसेट आइदर बाय अज्यूमिंग डायरेक्टली रिलेटेड लायबिलिटीज आर मींस ऑफ फाइनेंस लीज, एक्विजिशन ऑफ एंटिटी बाय मींस ऑफ एंटिटी एन इक्विटी इशू एंड द कन्वर्जन ऑफ डेट टू इक्विटी, ये सारी चीजें जिसके अंदर कैश कोई इन्वॉल्व नहीं है, वो ट्रांजैक्शन हमारी जो है वो इसके अंदर कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर नहीं आएगी, उसको हम अकाउंट फॉर ही नहीं करेंगे। जिसके अंदर किसी किस्म के ना तो कैश आ रहा है ना कैश जा रहा है, और ना ही कोई इन्वेस्टमेंट ऐसी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जिसको हम कैश इक्विवेलेंट्स कंसीडर कर सकें, तो वो हम इसके अंदर नहीं। एंड पे जो है वो मैंने आपको ये दोनों एग्जांपल शो कर दिए हैं, जिसके अंदर जो है वो एक तरफ जो है इनडायरेक्ट अप्रोच के साथ जो है वो स्टेटमेंट बनी हुई है और दूसरे में जो है वो डायरेक्ट अप्रोच के साथ बनी हुई है। अब वो पिछले आप जो स्लाइड में हम जो चीज़ें पढ़ी हैं वो हम आपको यहाँ पे आपको इलस्ट्रेटेड नज़र आ रही हैं कि देखें जो इनडायरेक्ट मेथड है उसके अंदर जो है सबसे ऊपर नेट इनकम है और उसके अंदर जो है फिर नॉन कैश आइटम जो है एडजस्ट की हुई हैं, और फिर जो वो वर्किंग कैपिटल को एडजस्ट किया है, उसके अंदर जो चेंजिंग आई है उसको इंक्रीज और डिक्रीज को एड लेस किया है। और उसके बाद जो है ना वो जो गेन का मैंने अभी आपको पिछली स्लाइड पे बताया था वो भी देखें ऊपर जो है वो लेस किया हुआ है क्योंकि वो प्रॉफिट के अंदर ऐड था, और उसकी जो उससे टोटल कैश रियलाइज होगा वो हम जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिखेंगे। और इसी तरह अगर दूसरी साइड पे आप देखें तो जो है वो उसमें क्योंकि दोनों में से आप देखें कि जो है वो सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फ़र्क है, दोनों बाकी दोनों चीज़ें सेम है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। और उसके अंदर जो है वो ऊपर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर सबसे पहले जो कस्टमर से जितने पैसे हमें रिसीव हुए हैं, आगे हमने मर्चेंडाइज़र को जितने पे किए हैं, उसके अलावा हमारे एम्प्लॉइज़ की सैलरी है, इंटरेस्ट है, टैक्सेस हैं, वो सारे जो है वो लेस करके हमने जो है नेट कैश फ्लो निकाला। इधर का मेथड और दूसरा मेथड दोनों तरह से एलेबोरेशन आपको दी हुई है। आप इससे जो है वो अपने पिछले कॉन्सेप्ट्स को जो है वो क्लियर कर सकते हैं, समझ सकते हैं। उसके अलावा फिर भी आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप हमें जो है वो कमेंट के अंदर बता भी सकते हैं, और जो है वो कोई भी आपका क्वेश्चन हो हम उसका आपको आंसर देंगे। और उसके ऊपर फर्दर अगर आपको जो है वीडियो की भी ज़रूरत हुई या कोई एग्जाम्पल के साथ हम आपको जो है वो इलस्ट्रेट करना हुआ तो वो भी कर देंगे। तो आज तक के लिए यही था, इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। और एंड में मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे भी क्लिक कर लें ताकि जो भी नई वीडियो आए वो आप उसको देख सकें, और जो है वो आप उससे जो है वो अपने नॉलेज को गेन कर सकें। और साथ में मैं जो है वो रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया वो अपने जितने भी दोस्त या करीबी जितने भी आपके जो अकाउंटिंग एजुकेशन से रिलेटेड हैं आप उनको, या प्रोफेशनल एजुकेशन से रिलेटेड हैं उनको इस चैनल के बारे में बताएं, ताकि वो भी इसको सब्सक्राइब करें और इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। और ताकि जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे, जितने आप फीडबैक देंगे, और जो अगर आप फिर कुछ स्पेशल कोई आप जो है वो टॉपिक भी बताया करेंगे तो हम उस टॉपिक के ऊपर हर पर्सन के लिए वो उसके मुताबिक जो जिसकी ज़्यादा डिमांड होगी वो उसको हम आपके लिए उसके ऊपर वीडियो लेके आएंगे। तो आज तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।